Chapter number 7, Transportation in Animals and Plants. You have learned earlier that all organisms need food, water and oxygen for survival. आपने पहले ये बात जान ली होगी या पढ़ ली होगी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी को जीने के लिए फूड, वाटर और ऑक्सीजन की जरूरत होती है. दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. और जितनी भी ये चीजें होती हैं, चाहे वो फूड हो, वाटर, ऑक्सीजन हो, इस चीज को हमारी बॉडी के अंदर हर एक पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत जरूरी होता है. Further, animals need to transport waste to parts from where they can be removed. Have you wondered how all this is achieved? तो आप ये जानने के लिए काफी ज्यादा हैरान से होंगे या एक्साइटेड से होंगे कि ये सब कैसे होता है. तो हमें देखना है लुक फिग एट 7.1, यानी इस वाली फिग की बात करी जा रही है. डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स. वेसल्स मतलब नसें, और वेसल्स का मतलब बर्तन भी होता है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमारे जो वेसल्स है उसका मतलब नसें ही है. तो यहाँ पे जो हमारे पास फिग है इसके अंदर आप देखते हो एक हार्ट और जितनी भी ये वेसल्स हैं, राइट. तो अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, वेसल्स के बारे में. They function to transport substance and together form the circulatory system. In this chapter, you shall learn about of substances in animals and plants. तो जो ब्लड वेसल्स होती है उनका काम क्या होता है कि वो ट्रांसपोर्ट करती है सब्सटेंसेस को, ठीक है, पूरी हमारी बॉडी के अंदर. और जब ये सभी मिलती हैं तो ये पूरा हमारा सिस्टम बनता है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट. तो अब हम इसको थोड़ा और डीपली कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड. तो व्हाट हैपन व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी. क्या होता है जब भी आपकी बॉडी पे कोई कट लग जाता है, चोट लग जाती है, ब्लड फ्लोज आउट, खून बहने लग जाता है. बट व्हाट इज ब्लड, लेकिन खून होता क्या है. तो यहाँ पे ब्लड की बहुत अच्छी डेफिनेशन है जो कि आपके पेपर के अंदर पूछी जा सकती है कि ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स. कि जो ब्लड होता है वो एक तरह का फ्लूइड होता है, राइट, और वो हमारी पूरी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है. It transports substance like digested food from small intestine to other parts of the body. और ये जो हमारा डाइजेस्टिव फूड होता है ना उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके हमारी दूसरी बॉडी के पार्ट्स तक, ठीक है. और जो ब्लड होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजन को लंग्स से लेके हमारी बॉडी की सेल्स तक. इट आल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम रिमूवल फ्रॉम दी बॉडी. और यहाँ तक कि हमारे वेस्ट को भी हमारी बॉडी से रिमूव करवाने में भी हेल्प करता है. हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस. लेकिन जो ब्लड होता है वो अकेला ही इतना सब कुछ कैसे कर लेता है. ब्लड इज अ कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड. लेकिन जो ब्लड होता है वो कंपोज्ड होता है फ्लूइड से जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं. तो चलिए अब हम इन्हीं कुछ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ पे पहेली है जिसके क्वेश्चन है कि व्हाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड. कि जो हमारा खून होता है वो लाल रंग का ही क्यों होता है. तो वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स, RBC. तो अभी हमने सेल्स की बात की थी, तो उनमें से एक टाइप होती है सेल की जिनको हम बोलते हैं RBC, रेड ब्लड सेल्स, विच कंटेन अ रेड पिगमेंट. जो कि एक रेड पिगमेंट को कंटेन करते हैं हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन binds with oxygen and transport it to the all parts of the body and ultimately to the cells of the body. यानी जो हीमोग्लोबिन होता है वो binds कर लेता है ऑक्सीजन के साथ और उसको ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के हर एक पार्ट तक. It will be difficult to provide oxygen efficiently to all parts of the cell of the body without hemoglobin. ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है या फिर असंभव होता है हीमोग्लोबिन के बिना हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई कर पाना. The presence of hemoglobin makes blood appear red. और हमारा ब्लड जो होता है वो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से यानी हीमोग्लोबिन की वजह से ही रेड होता है. द ब्लड आल्सो हैज WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स. यानी हमारी जो ब्लड होते हैं उसके अंदर दूसरे टाइप के जो सेल होते हैं वो होते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर अवर बॉडी. जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने वाले जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग. जो बूजो था वो खेलते खेलते गिर गया एंड हिज नी गॉट इंजर्ड. और उसके घुटने पे चोट लग गई. बूजो was coming out
ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, और जो खून था वो उस कट से बाहर बह रहा था. आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग्ड. जो ब्लीडिंग थी, खून निकल रहा था, वो बंद हो चुका है, लेकिन वहां पे एक डार्क रेड क्लॉट सा जो है वो प्लग हो चुका है कट के ऊपर. यानी वो एक तरह से कट के ऊपर, जब हमारी चोट लगती है तो थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि जो कट के ऊपर ब्लैक ब्लैक की कोटिंग आ जाती है, राइट? उसी की बात की जा रही है. बूजो वाज पजल्ड अबाउट इट. सो द क्लोट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स. यानी जो वो ब्लड को रोकने के लिए एक टाइप की सेल्स आए थे, उनको हम प्लेटलेट्स कह सकते हैं, राइट? वो प्लेटलेट्स ही कहते हैं. उसके बाद है ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स का मतलब हमारी नसें, ठीक है? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स. हमारे पास डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स है हमारी बॉडी के अंदर. यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन ऑफ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फील्स द लंग. आपको पता है कि जब भी हम सांस अंदर लेते हैं तो जो हमारे लंग्स होंगे वो ऑक्सीजन से भर जाते हैं. ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और जो ऑक्सीजन है उसको हमारी पूरी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है. Also the blood picks up the waste, और जो ब्लड होता है वो जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स, उसको भी, जैसे जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को तो सप्लाई करता ही है, लेकिन जो वेस्ट होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उसको भी कैरी करता है. दिस ब्लड हैज टू गो बैक टू द हार्ट. इसके बाद जो ब्लड होता है वो दोबारा हार्ट तक जाता है फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एज यू लर्न इन चैप्टर 6, जैसा आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ा रखा है. तो टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. हमारे पास दो तरह की ब्लड वेसल्स होती है. एक होती है आर्टरीज, दूसरी होती है वेन्स, जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है. फिर 7.1 के अंदर आप देख पाओगे अच्छे से. तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है? हमारे हार्ट से लेके हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक, राइट? उसके बाद हम देखते हैं since the blood flows is a rapid and at a high pressure. और जो ब्लड होता है वो काफी ज्यादा हाई प्रेशर के उसमें फ्लो कर रहा होता है, इसलिए जो आर्टरीज होती है उनकी काफी ज्यादा थिक इलास्टिक सी वॉल होती है. कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये हमारी आर्टरीज है, राइट? और इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, इसलिए क्या है कि वो हाई प्रेशर पे हो गया, इसलिए जो उसकी वॉल्स होती है कॉर्नर कॉर्नर पे है, ये काफी ज्यादा थिक होती है एज कम्पेयर टू वेन्स. उम्मीद है आप समझ गए होंगे. इसके बाद है लेट अस परफॉर्म एनी एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज. तो हम कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं जिसके अंदर हम आर्टरीज के फ्लो के बारे में जान सके. तो एक्टिविटी 7.1 है जिसके अंदर हमें हमारे हैंड्स के हेल्प से हमारी पल्स रेट, ठीक है, इन सब के बारे में पता चल जाएगा. यूजुअली जो ह्यूमन होते हैं उनकी पल्स 72 से 80 बीट्स होती हैं पर मिनट, राइट? इस तरह से कुछ आप चेक कर सकते हैं. आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स भी इस तरह से पल्स रेट को चेक करते हैं. फिर वेन्स, ठीक है, वेन्स. सो veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body back to the heart. और जो veins होता है वो deoxygenated blood यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कैरी करता है कहाँ से? सभी बॉडी पार्ट से लेके हार्ट तक, ठीक है? The veins have thin walls. उसके पास काफी ज्यादा पतली वॉल्स होती हैं. वॉल्स मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी नस है ना, तो उसकी जो कॉर्नर पे है ना, इसको हम वॉल्स बोल रहे हैं यहाँ पे, राइट? तो इसके बाद है देयर आर वेव्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स हार्ट. तो जो वेन्स होते हैं उनके अंदर वेल्स होते हैं जो कि अलाउ करते रहेंगे ब्लड को कि वो सिर्फ हार्ट तक ही फ्लो करे, राइट? हमारे पास एक डायग्राम है, सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन, जिसके अंदर लंग्स है. लंग्स से क्या है? पल्मरी वेन है, हार्ट है, आर्टरीज है, कैपिलरीज है, फिर वेन है, फिर हार्ट है, देन पल्मोनरी आर्टरीज, अगेन लंग्स. और ये जो प्रोसेस होता है ये चलता रहता है. उसके बाद है ब्लड डोनेशन, देन पहेली बूझो. फिर हम देखते हैं डू यू सी द आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेसल्स. क्या तुमने देखा है कि जो आर्टरीज है वो छोटी छोटी नसों में डिवाइड हो रखी हैं. ऑन रीचिंग द टिश्यूज दे डिवाइडेड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज. और ये एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स के अंदर फर्दर डिवाइड हो रही है जिसको हम कैपिलरीज कह रहे हैं. जो कैपिलरीज जॉइंट्स हैं वो टू फॉर्म
वेन्स विच एम्पटी टू द हार्ट, और जो कैपिलरीज ज्वाइन होकर फॉर्म हुई है वो इसलिए कि जो एम्पटी टू द हार्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में। सो द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। जो हार्ट होता है वो ऐसा ऑर्गन होता है जो कि कंटिन्यूसली बीट करता रहेगा, विच कैरीज अदर सब्सटेंस विद इट। सो इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। तो सोचो एक ऐसा पंप जो कि आपके लिए सालों से काम करता हो, वो भी बिना रुके। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, काफी इम्पॉसिबल सा है। येट अवर हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप नॉट स्टॉप। लेट अस नो लर्न अबाउट द हार्ट। उसके बाद है द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। जो हार्ट है वो हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर लोकेटेड है। इट्स लोअर टिट स्लाइटली टिटल टूवर्ड्स लेफ्ट, और ये हल्का सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ सा है। होल्ड योर फिंगर्स टूवर्ड्स ऑन योर पाम दैट मेक योर फिस्ट। एक मुट्ठी बनाइए। योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट, और जो आपकी दिल का साइज होगा वो एब्सोल्युटली आपकी फिस्ट जितना हो सकता है, यानी आपकी मुट्ठी जितना हो सकता है। What will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other? क्या होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। So to avoid this from happening, heart has four wait wait heart has फोर चाम्बर्स। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए हार्ट के पास फोर चाम्बर्स होते हैं। टू अपर चाम्बर्स आर कॉल्ड आर्टरिया, सिंगल आर्टरियम्स, एंड टू लोअर चाम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। द ventricles. The partition between two chambers helps to avoid mixing of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide to understand the functioning of the circulatory system. स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट। हम यहाँ पे जो हार्ट है उसकी राइट साइड से जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको समझने की कोशिश करने वाले हैं। एंड फॉलो द एरोज, और यहाँ पे जो कुछ एरोज भी बनी है इनको भी हमने फॉलो करना है, राइट। तो कह रहे हैं दीज एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट, राइट, टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम द वेयर इट pump to the rest of the body. Heartbeat. The walls of the chambers of the heart are made of muscles. जो chambers हैं जो walls है chambers की heart की वो muscles से बनी हुई है। These muscles contract and relax rhythmically. और जो muscles होते हैं वो contract करते हैं, relax करते हैं पूरे rhythm में। This rhythm contraction followed by its relaxation constitute a heartbeat. इससे क्या होता है पूरी heartbeat बनती है। Remember that heartbeat continue every moment of our life. If you place your hand on the left side of your chest, you can feel your heartbeat. अगर आप अपने हाथ को आपके chest की left side पे रखेंगे तो आप अपनी heartbeat को feel कर सकते हैं। The doctor feels your heartbeats with the help of an instrument called stethoscope. जो डॉक्टर होते हैं वो स्टेथोस्कोप की हेल्प से आपकी हार्ट बीट को फील करते हैं, चेक करते हैं। डॉक्टर यूज अ stethoscope as a device to amplify the sound of the heart. It consists at a chest piece that carries a sensitive diaphragm, two ears, and a tube joining to the parts. Doctor can get a clues about the condition of your heart थ्रू आ स्टेथोस्कोप। जो स्टेथोस्कोप होता है उसकी हेल्प से जो डॉक्टर होते हैं आपकी हार्ट बीट को ढंग से सुन पाते हैं, ढंग से समझ पाते हैं और आपके हार्ट की कंडीशंस के बारे में आपको बता पाते हैं। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ ए स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल अराउंड अस। इसके अंदर हम एक DIY स्टेथोस्कोप को बनाने की कोशिश करेंगे और आपकी हार्ट बीट को जानेंगे। ये एक एक्टिविटी 7.2 है। उसके बाद हम देखते हैं द माउथ ऑफ अ फ्यूनल of your chest near the heart. The mouth of the funnel on your chest near the heart. Now try to listen carefully. Do you hear a मतलब ये वही एक्टिविटी अभी तक चल रही है। इसके बाद हम यहाँ पे हमारा टॉपिक देखते हैं 7.2 एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जो खाना होता है कैसे एक्सक्रीट होता है, वो उनकी बॉडी से किस तरह से निकलता है। तो
recall how carbon dioxide is removed as waste from the body through the lungs during exhalation. आप रिकॉर्ड कीजिए या रिकॉल कीजिए, याद कीजिए कि कैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो रिमूव हो रहा था एज अ वेस्ट बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन के टाइम पे जब भी हम सांस छोड़ रहे थे तो किस रास्ते जो कार्बन डाइऑक्साइड था हमारी बॉडी से जा रहा था. ऑल्सो रिकॉल दैट that undigested food is removed during egestion. और जो undigested food था वो egestion की थ्रू रिमूव हो रहा था. ठीक है, let us now find out how the other waste materials are removed from the body. और किस तरह से हमारी बॉडी से जितने भी रिमूव है, जितने भी वेस्ट है वो रिमूव्ड होते हैं. यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटीरियल्स कम फ्रॉम. आप सोचेंगे कि ये अनवांटेड सी चीजें मटीरियल्स आते कहाँ से हैं. व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन, जब भी हमारे जो सेल्स होते हैं उनके फंक्शन को परफॉर्म करते रहेंगे तो सेल वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड. और जो सेल के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो रिलीज होते हैं. दीज आर टॉक्सिक एंड हेंस नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. जो कि काफी ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, उन्हें हमारी बॉडी से निकालने की जरूरत होती है. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट reduce in the cells of the living organisms is called excretion. और जितना भी वेस्ट होता है उसको रिमूव करने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं. द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम. इसके लिए हम जो पार्ट होता है इन्वॉल्व करता है एक्सक्रीशन को, वो पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी. हाउ कैन दिस बी डन. जो वेस्ट होता है उसको तो रिमूव होना ही होता है हमारी बॉडी से, लेकिन एक्चुअली में होगा कैसे. तो मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड. दिस इज डन बाय द टू कैपिलरीज इन द किडनी which the blood reach to kidneys. It contains both useful and harmful substances. The useful substances are absorbed back to the blood. The waste dissolved in water and removed as urine. So हमारी बॉडी के अंदर किडनीज होती हैं, राइट. किडनी के पास दोनों हार्मफुल और यूजफुल दोनों तरह के सब्सटेंस पहुंचते हैं. जो किडनी होती है वो यूजफुल सब्सटेंस को तो ऑब्जॉर्व कर लेती है और ब्लड तक सप्लाई कर देती है, लेकिन जो हार्मफुल होता है उसको वाटर के साथ मिक्स कर देती है और उसको यूरिन के वाटर के साथ मतलब डिसॉल्व कर देती है और रिमूव कर देती है एज ए यूरिन. ठीक है. फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू. किडनी से जो यूरिन होता है यूरिनरी ब्लैडर में जाता है. किसके थ्रू जाता है, ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर है. इस तरह से किडनी होती है, हमारी दो किडनी होती है. यूरेट्रा के थ्रू जाता है. ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है, यूरिनिंग ओपनिंग है. ठीक है, तो देखो लाइक ट्यूब लाइक यूरेट्रस, इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इट पास्ड आउट थ्रू द यूरिनिंग ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब्स ऑफ यूरेथ्रा. द किडनीज, ureters, bladders and urethra form the excretory system. यानी आपसे अगर 5 या 3 नंबर के क्वेश्चन के अंदर पूरा डायग्राम पूछा जा सकता है, या फिर 2 मार्क्स के अंदर आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से पार्ट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हेल्प करते हैं या काम करते हैं. तो एन अडल्ट बीइंग नॉर्मली पासेस अबाउट 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours. So the ultimate consists of 95% water, 2.5% urea and 2.5 other waste product. जो यूरिन होता है हमारा, ठीक है, उसके अंदर 95% तो वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं. We have all experienced that we sweat on hot summer day. हम सभी ने एक्सपीरियंस कर लिया कि जब भी गर्मी होती है हमें काफी ज्यादा पसीना आता है. ठीक है, द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट. और जो हमारा पसीना होता है उसके अंदर पानी नमक दोनों ही होता है. Bujo has seen that sometimes in summer white patches are formed on our clothes, especially in areas like underarms. These marks are left by salt present in the sweat. Does sweat serve any other functions? We know that the water kept in an earthen pot यानी मटका is cooler. This is because of the water evaporates from the pores of the pot which causes cooling. तो आपने देखा होगा कि गर्मियों के अंदर जैसे आप कोई भी टी शर्ट पहनते हो, राइट, स्पेशली आपने कोई
जैसा कि कोई शर्ट पहन ली, ठीक है। और आपके अंडरआर्म्स के अंदर आप देखोगे कि स्वेटिंग तो हो रही है, लेकिन आप स्वेटिंग को इग्नोर करते हो, थोड़ी देर बाद जो स्वेटिंग खुद ही सीख जाती है, तो वहाँ पे व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ रहता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है स्पेशली, ठीक है। तो वहीं आप दूसरी तरफ ये भी नोटिस करोगे कि जब भी किसी मटके के अंदर पानी रखा जाता है तो वो ज्यादा ठंडा होता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पानी होता है वो इवेपोरेट करता है मटके के अंदर के पोर्स की हेल्प से, जो कि कूलिंग को बनाए रखता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे transportation of substances in plant. So in chapter 1 you learn that plants take water and mineral nutrients from soil through the roots and transport it to the leaves. आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़ लिया होगा कि जो वाटर और मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सॉइल्स से जो होते हैं लीव्स तक पहुंचते हैं, राइट। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स, और जो लीव्स होते हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं using water and carbon dioxide during photosynthesis. You also learned in chapter 6 that food is the source of energy. आप चैप्टर 6 के अंदर ये भी पढ़ लिया होगा कि जो फूड है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, और जितने भी सेल्स होते हैं उन सबको एनर्जी तभी मिलती है जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू carry out ritual activities of life. Therefore, most food must be made available to every cell of an organism. Have you ever wondered how water and nutrients absorbed by the roots are transported to the leaves? How is the food prepared by leaves carried to the parts which cannot make food? Transport of water and minerals. कि जो वाटर और मिनरल्स होते हैं किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट्स, जो प्लांट होते हैं वो रूट्स की हेल्प से वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। द रूट्स हैव रूट हेयर, जो रूट्स होते हैं उनके पास उनकी रूट हेयर्स होती हैंगी। द रूट हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट्स फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर। और जो रूट हेयर होते हैं उनका सरफेस एरिया का ज्यादा बड़ा कर लेती है, यानी कि जितनी भी उनके आसपास की जगह होती है जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा घेरने की कोशिश करती है ताकि जितना भी वाटर न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए, राइट। क्या आप 7.7 के अंदर देख पाओगे? कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स? व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट इन द प्लांट? तो आप ये जानने के लिए थोड़ा बहुत एक्साइटेड होंगे कि किस तरह से रूट से लेके लीव्स तक जो वाटर और मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, राइट। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे वेल पूजो इज राइट, प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट्स होते हैं उनके पास होते हैं पाइप लाइक वेसल्स जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से, ठीक है। द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल, जो वेसल्स होते हैं काफी ज्यादा स्पेशल सेल से बने होते हैं, फॉर्मिंग द वस्कुलर टिश्यू। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ अ सेल, जो टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल होता है दैट परफॉर्म स्पेसिफाइड फंक्शन, जो कि एक ही तरह का कार्य करता है इन एन ऑर्गेनिजम्स। द वस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट्स इज कॉल्ड जाइलम। और जो वस्कुलर टिश्यू जो कि ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स का प्लांट के अंदर उसको हम यहाँ पे जाइलम कह रहेंगे, न्यू जाइलम है। द xylem forms a continuous network of channels that connect roots to the leaves through the stems and branches and thus transport water to the entire plant. कि किस तरह से जो xylem होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। You know that leaves synthesize, तुम्हें पता है जो leaves होते हैं synthesize करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, राइट। The food has to be transported to the all parts of the body, लेकिन जो फूड होता है वो तो सभी बॉडी की तरफ ट्रांसपोर्ट करना होता है ना। दिस इज डन बाय द वस्कुलर टिश्यू फिनोम, और ये फिनोम से होता है। जाइलम एंड फिनोम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन द प्लांट्स, और जो जाइलम और फिनोम होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं प्लांट्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास एक एक्टिविटी 7.6 है जिसको आप करके देख सकते हैं, ये वो एक्टिविटी है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो इन क्लास 6 यू लर्न दैट प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। आपने 6 क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो काफी ज्यादा जो वाटर होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो रिलीज करते हैं बहुत सारा वाटर, किस प्रोसेस की हेल्प से? ट्रांसपीरेशन की हेल्प से। जो प्लांट्स होते हैं ऑब्जर्व करते हैं मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को वाटर से फ्रॉम सॉइल। नॉट ऑल द वाटर ऑब्जॉर्ब यूटिलाइज्ड बाय प्लांट, जितना भी पानी होता है जरूरी नहीं है वो ऑब्जर्व किया जाए, यूटिलाइज भी किया जाता है। द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, और जितना भी पानी जो होता है
वो इवेपोरेट हो जाता है स्टोमेटा की प्रेजेंस से, जो कि लीव्स के ऊपर होता है. बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ जनरेट as which will pull the same that you produce when you suck water through a straw, which can pull water to get heights in the tall tree. Transpiration is also cools the plant. और जो ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन का पूरा प्रोसेस होता है, उसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं कूल भी रहते हैं. ये रहा हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है. ये कुछ कीवर्ड्स हैं और नीचे कुछ क्वेश्चंस है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.